हेलो स्टूडेंट्स। और घर पे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रक्रम चल रहे हैं। इसमें कल हमने द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो कि आवृतबीजी पादपों में होने वाली एक विशेष प्रकार की जनन की प्रक्रिया है, उसका अध्ययन किया। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भ्रूणपोष का अध्ययन करेंगे कि भ्रूणपोष होता क्या है, किस प्रकार से विकसित होता है और कितने प्रकार का होता है, साथ में भ्रूणपोष का कार्य क्या है। तो भ्रूणपोष, देखिए इसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। एक तो होता है भ्रूणकोष, वो तो है मादा युग्मकोष, और ये भ्रूणकोष जो है ये पोषकीय ऊतक होता है। देखिए, द्विनिषेचन व त्रिक संलयन की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में एक नर युग्मक जो है ये द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका। ये नर युग्मक N होता है और द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिकाएं, इसमें दो केंद्रक होते हैं जो कि निषेचन से पहले आपस में एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं और 2n अवस्था आ जाती है। तो ये एक नर युग्मक इस द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका के दोनों केंद्रकों के साथ संयोजित हो जाता है और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण हो जाता है और इसमें N और 2n अर्थात 3n अवस्था होती है। यहां तीन केंद्रक आपस में एक दूसरे से संलयन कर रहे हैं, इसलिए इस घटना को त्रिक संलयन कहा जाता है। साथ में एक दूसरा जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक है, ये भी N अवस्था में है, अगुणित अवस्था में है, से वास्तविक निषेचन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है अर्थात 2n संरचना बनाता है। तो ये क्रिया कहलाती है द्विनिषेचन त्रिक संलयन। यहां ये जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष का निर्माण इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के द्वारा होता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये लगातार विभाजन करता है और इससे जिस
संरचना का निर्माण होता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं, क्योंकि उस ऊतकीय संरचना में पोषक पदार्थों की उपस्थिति होती है और ये पोषक पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका नाम भ्रूणपोष रखा गया है। तो ये भ्रूणपोष जो है ये पादपों में कई प्रकार के पाए जाते हैं, या यूं कहें कि विभिन्न वर्ग के पादपों में अलग अलग प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे भ्रूणपोषों के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार। देखिए, भ्रूणपोष के प्रकारों में एक तो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा जो प्रकार है ये होता है हेलोवियल भ्रूणपोष। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। देखिए, ये निषेचन के पश्चात बीजांड के अंदर जो भ्रूणपोष संरचना होती है उसमें यहां ये तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है और यहां पर ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र जो कि त्रिक संलयन की क्रिया से बनता है, ये 3N है, त्रिगुणित अवस्था। अब इससे लगातार विभाजनों से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जब केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है इसमें ये केंद्रक लगातार समसूत्री विभाजन करता है। अर्थात मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। केंद्रक लगातार विभाजन करता जाता है, समसूत्री विभाजन, और ये केंद्रक लगातार परिधि में या परिधि पर जमा होते चले जाते हैं और इन केंद्रकों के लगातार परिधि पर जमा होते जाने से यहां एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ये मुक्त केंद्र, ये प्रारंभ में मुक्त अवस्था में होते हैं जो बाद में कोश का भित्ति के बन जाने के बाद कोश की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और ये मध्य वाले भाग में रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है ये कहलाता है केंद्रकीय, या यूं कह सकते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। और ऐसा भ्रूणपोष
आप देख सकते हैं नारियल के पानी के रूप में। नारियल के अंदर आप देखते हैं तो अंदर उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है उसमें बहुत सारे केंद्रक मुक्त अवस्था में तैरते रहते हैं और पोषण का कार्य करते हैं। इस तरह का जो भ्रूणपोष है, आवृत बीजी के पादपों के लगभग 56% पादपों में इस प्रकार का भ्रूणपोष देखा जाता है। तो इसका एक तरह से उदाहरण है नारियल का पानी या नारियल के अंदर जो भरा हुआ द्रव है वो मुक्त केंद्रकी या केंद्रकी भ्रूणपोष होता है। तो ये तो है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसमें केंद्रक लगातार बनते जा रहे हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरा है ये तो हो गया केंद्र के भ्रूणपोष, उदाहरण नारियल कह सकते हैं। दूसरा है कोश के भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से कोशिका भित्ति बनती चली जाती है। तो इसमें कोशिका भित्ति के लगातार विभाजनों के साथ बनने से कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है ये कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है, अर्थात ये कोशिका है और इसमें चूसकांग विकसित हो जाते हैं जिनकी सहायता से भ्रूणपोष को अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष जो है ये गैमोपिटेली कुल के पादपों में इस प्रकार के भ्रूणपोष को देखा जा सकता है। तो गैमोपिटेली कुल के पादप इसके उदाहरण हैं, अर्थात इसमें केंद्रक मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसमें केंद्रकों के साथ साथ क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति के निर्माण से कोशिकाएं बनती जा रही हैं। तीसरा जो है यहां एक और होता है जिसको हम हेलोबियल कहते हैं। हेलोबियल इन दोनों का मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती देखिए इसमें जो मध्यवर्ती अवस्था होती है इसको हेलोबियल अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले एक विभाजन होता है और उस विभाजन से ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है। ये तो बड़ी है और ये छोटी है। इसमें ये जो बड़ी कोशिका है इस कोशिका में लगातार प्रत्येक विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और जो छोटी कोशिका है इसमें लगातार केंद्रक विभाजन करते जाते हैं लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो इसमें ये जो ऊपर का जो भाग है ये तो है केंद्रकीय और ये जो भाग है वो कोशिकीय है। तो इस प्रकार ये दोनों का ही रूप है।
क्योंकि इसमें एक बड़ी कोशिका बनी है, उसमें तो कोश की संरचना बन रही है, क्योंकि हर कोश का विभाजन के बाद में भित्ति का निर्माण हो रहा है, जबकि छोटी जो कोशिका बनती है उसमें लगातार केंद्रक विभाजित होते जाते हैं, लेकिन कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए इसमें यहां हमने पढ़ा है कि भ्रूणपोष जो है वो किस तरह से बनता है। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिगुणित है, ये अगर लगातार विभाजित होता जाता है, भित्ति कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता है, केंद्रक बहुत सारे हो जाते हैं, परिधि की तरफ जमा हो जाते हैं, मध्य वाले भाग में रिक्तिका बन जाती है, तो इस प्रकार के ये जो भ्रूणपोष है उसे केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, और इस प्रकार का भ्रूणपोष नारियल के अंदर देखा जा सकता है। जबकि इस प्रकार का भ्रूणपोष जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के साथ कोश का भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो कोश की संरचना बन जाती है, और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष बनता है उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और ये कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है ये एक प्रकार से ठोस अवस्था में होता है, इसमें सूचकांक बन जाते हैं, और इस प्रकार का भ्रूणपोष जो है वो इस प्रकार गैमोपेटेली कुल के पादपों में इस तरह का भ्रूणपोष पाया जाता है। यहाँ तीसरा जो प्रकार है, इन दोनों के मध्यवर्ती प्रकार है, जिसे हम हेलोवियल या मध्यवर्ती भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में एक कोश का विभाजन हो जाता है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी जो कोशिका होती है उसका केंद्रक लगातार विभाजित होता है, विभाजन के प्रत्येक विभाजन के साथ ही उसमें कोश का भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे कि कोश के संरचना यानी कोश के भ्रूणपोष जैसी संरचना बन जाती है। जबकि छोटी जो कोशिका होती है, लघु कोशिका, इसका केंद्रक लगातार विभाजित होता जाता है, लेकिन विभाजन के पश्चात केंद्रक तो बन जाते हैं, लेकिन कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में ये केंद्र की अवस्था में रहता है। तो यहां ये जो है ये कहलाता है मध्यवर्ती या हेलोवियल भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष जो है ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। यानी एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार का तो नारियल, इस प्रकार का उदाहरण है गैमोपेटेली कुल के पादप। अब देखिए गैमोपेटेली कुल के पादपों में बारहवें होता है, और यहां ये जो है मध्यवर्ती ये एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादप। देखिए यहां ये आवृतबीजी जो पादप होते हैं इनमें भ्रूणपोष त्रिगुणित अवस्था में होता है, लेकिन ये जो पादप हैं, एक जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पादप हैं उनमें निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, अर्थात उनके अंदर भ्रूणपोष जो है वो अगुणित अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहां हम देखिए हम भ्रूणपोषों के प्रकारों को जान गए हैं, अर्थात तीन प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। एक तो होता है मुक्त केंद्रकीय या केंद्रकीय, जहां केंद्रक लगातार बनते जाते हैं, कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसका उदाहरण नारियल। दूसरा कोश के भ्रूणपोष जिसमें सूचकांक के रूप में विकसित भी हो जाता है, प्रत्येक विभाजन से कोश का भित्ति का निर्माण हो जाने से कोश की संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं गैमोपेटेली कुल के पादप। और तीसरा दोनों के मध्यवर्ती है, अर्थात इसको हेलोवियल कहते हैं। तो इसमें कुछ भाग केंद्रकीय होता है और कुछ भाग कोशिकीय होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये भ्रूणपोष क्या कार्य करते हैं, यानी भ्रूणपोष का कार्य।
देखिए भ्रूणपोष जो होता है ये एक प्रकार से पोषकीय ऊतक होता है, अर्थात इसकी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है भ्रूण कोश के कार्य। तो भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि ऊतकों की उपस्थिति होती है और ये जो विकसित होता हुआ भ्रूण है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, अर्थात विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। साथ में देखिए क्या होता है कि कुछ पादपों में जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो उस समय संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में ले लिया जाता है, यानी उसका उपभोग कर लिया जाता है। तो ऐसे पादपों में जो बीज बनते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है, अर्थात उन्हें अभ्रूणपोषी कहा जाता है। जैसे मटर है, चना है, ये क्या है, अभ्रूणपोषी। लेकिन कुछ अन्य पादप ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनके अंदर बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित बना रहता है। ये भ्रूणपोष जब बीज का अंकुरण होता है तो उस समय ये उसे पोषण देता है जिससे कि वो नवोद्भिद पादप के रूप में विकसित हो सके। तो हम दूसरा कार्य इसका ले सकते हैं कि अभ्रूणपोषी बीजों में उपस्थित भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता। तो इस तरह से भ्रूणपोष एक प्रकार से नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज भ्रूणपोष के बारे में पढ़ा। भ्रूणपोष किस तरह से विकसित होते हैं, यानी इसका परिवर्तन त्रिक संलयन की क्रिया से जो बना हुआ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसके द्वारा होता है। कितने प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इस भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो इसका कार्य मुख्य रूप से पोषण प्रदान करना है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, अर्थात इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उपस्थित रहते हैं। साथ में ये भ्रूणपोष अगर बीज के परिवर्तन के दौरान अर्थात भ्रूण के विकास के दौरान अगर पूरी तरह से प्रयोग में ले लिया जाता है तो बीज अभ्रूणपोषी बन जाता है, और अगर शेष बचा हुआ रहता है भ्रूणपोष तो उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ऐसे भ्रूणपोषी बीजों का जब अंकुरण होता है तो उस समय ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भ्रूणपोष के बारे में हमने पढ़ा। अब हम ये जो द्वितीय निषेचन की क्रिया के दौरान जो वास्तविक निषेचन होता है, जिससे के अंतर्गत नर युग्मक अंड कोशिका से क्रिया करके या संयोजन करके जो युग्मनज बनाता है, उस युग्मनज से